हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन एकलव्य सीरीज के एक और नए लेक्चर में हो गई है और उस लेक्चर का नाम होने वाला है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का लेक्चर 04। जी हाँ, ये लेक्चर बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि बोर्ड में इसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं और अगर आप आगे चल के, क्योंकि बोर्ड के साथ नीट का भी आपको बता रहे हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मिल रहा है जो क्वेश्चन, तो नीट में तो पक्का 100% इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आते ही हैं। और बोर्ड में क्या आएगा सर जी? एक क्वेश्चन आएगा पूरा लॉन्ग में। लॉन्ग मतलब जो आपके पेपर में अगर 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वही एक लॉन्ग क्वेश्चन इस एक वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि ये चैप्टर, क्योंकि हमने कहा था कि 4 लेक्चर में औसतन मतलब लगभग एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो आज इस चैप्टर का चौथा लेक्चर है, लेकिन थोड़ा सा हमारा कंटेंट बढ़ जा रहा है। तो वीडियो तो हमको लगभग 25 से 30 मिनट की बनानी ही है। और मान लीजिए कि अगर उसमें नहीं हो पा रहा है हमारा जो थोड़ा लास्ट वाला टॉपिक, 2 ग्राफ बच रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ नामक छोटा सा टॉपिक है उसका, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मतलब इस चैप्टर का आपके पास 5 लेक्चर जाएगा। तो परेशान ना होइए। अगर आपको नहीं पता कि हम क्या क्या फर्जी बोलते चले जा रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ इतना ही काम करिएगा कि स्टार्टिंग के वीडियो नंबर 1 पे चले जाइएगा। कहां मिलेगा इस सीरीज का वीडियो नंबर 1? आपको इसी वीडियो के लिंक, मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, बल्कि पूरे प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दिया गया है हर एक वीडियो। मतलब अगर आज आपका 8वां लेक्चर होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 लेक्चर आपको पिछले एक लाइन से मिल जाएंगे। तो परेशान ना होइए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है और एक एक क्वेश्चन अपना हमको वसूल लेना है पूरे के पूरे बोर्ड एग्जाम से। हमें परेशान नहीं होना। बायो में तो आपकी रिकॉर्ड बना के रहेंगे। तो चलिए बच्चों, जितना जोश हमारे अंदर है उतना ही जोश आप लोग भी दिखाइए। तो देखिए बच्चों, हम लोग शुरू करने चल रहे हैं अपना बहुत बेहतरीन चैप्टर, जिस चैप्टर का क्या नाम है? अरे सर जी, वही चैप्टर हुआ तो है जो इतना दिन से पढ़ा रहे हैं। क्या उसमें भी कुछ नया बदलेगा? नाम थोड़ी बदलेगा। तो बिल्कुल सही बच्चों, चैप्टर तो वही है जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। कैसा चैप्टर है? छोटा चैप्टर है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा तो नहीं है। फिलहाल आज इस चैप्टर का होने वाला है लेक्चर 04। लेक्चर 04 इस चैप्टर का होने वाला है। चैप्टर आपका आपके एनसीईआरटी से है, चैप्टर नंबर 11। और क्या बता दें, अगर बात करें एनसीईआरटी के किस यूनिट का है, तो यूनिट 5 मतलब आखिरी यूनिट का ये चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर। सब हम ही बताएंगे। इतना तो आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी में कितना चैप्टर है। भाई नवंबर से जनवरी तक में कंप्लीट करवा देंगे। अगर अब भी ना पता हो कि हमारे बायो में कितना चैप्टर है, तो बड़े मतलब मान के चलिए कि फिर बिल्कुल आप उस कैटेगरी के बच्चे हैं जिस कैटेगरी के कभी हम हुआ करते थे। तो अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो हमारी तरह आप भी सुधर जाएंगे, परेशान ना होइएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं फर्जी बात ना करते हुए, क्योंकि फर्जी बात हम कभी कभी थोड़ा ज्यादा कर देते हैं अपने वीडियो में। देखिए, हमारे सामने हमारा नोट्स रेडी है। इसी नोट्स से हम पढ़ाते हैं जो हमारे मोबाइल में है। क्यों? ये नोट्स हमारे हाथों से बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि यही नोट्स आपके भी हाथ में पहुंच जाए, तो सीधा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा और पूरा 100% एनसीईआरटी का नोट्स आप मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि डिस्क्रिप्शन में हम पेस्ट करना भूल गए हो, तो प्लीज एक काम करिएगा कि कमेंट में बता दीजिएगा कि सर जी लिंक नहीं है, तो हम तुरंत लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो परेशान ना होइए बच्चों। और आप लोग मतलब इसके पिछले लेक्चर में हमने एक टॉपिक शुरू किया था, क्योंकि ये चैप्टर 2 भाग में बटा हुआ है। तो इसके पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था एक टॉपिक जिसका नाम है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। क्या नाम है भैया? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। 5 भागों में बटा हुआ है। अच्छा सर, इसको हम भी लिखें? बिल्कुल, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि सबसे अच्छा नोट्स वही होता है जो आप अपने हाथों से बनाते हैं। बिल्कुल अलग सर जो कहते थे वही बात आज हम दोबारा दोहरा रहे हैं। ठीक, तो अलग पांडे सर को तो आप लोग सब जानते ही होंगे भाई, गॉड ऑफ इंडियन एजुकेशन उनको बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को इतना ज्यादा सस्ता कर दिया कि आज हम जैसे लाखों बच्चे उन्हीं से पढ़ के उन्हीं की भाषा में
आपको पढ़ा रहे हैं, यही शायद अलग सर भी चाहते होंगे। तो परेशान ना होइए बच्चों, फिलहाल इसको आप लोग पढ़िए जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या है भैया, है बर्थ रेट। अब देखिए सर बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ और बर्थ रेट में सर कुछ अंतर होता है? जी बिल्कुल अंतर होता है। बर्थ और बर्थ रेट में क्या अंतर होता है, आइए आपको बताते हैं, पूरा नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो देखिए एनसीईआरटी हमारी कहती है कि इंडिविजुअल मतलब अगर घर में किसी के कोई बच्चा मान लीजिए पैदा होता है, जन्म लेता है, तो हम कहते हैं कि बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुई, ये हुआ, वो हुआ, उनके यहाँ ये हुआ, इनके यहाँ ये हुआ। तो ये हुआ और वो हुआ मतलब एक हुआ। किसी किसी केस में जुड़वा बच्चे हो जाते हैं भैया, उनके यहाँ लड़का लड़की दोनों हुआ। लेकिन अगर हम मोस्टली केस में क्या देखते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं कि उनके यहाँ लड़का हुआ या लड़की हुआ, दो ही कहा जाता है। लेकिन अगर हम पूरे पॉपुलेशन की बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन में घटने वाली घटनाएं, तो इसमें क्या कहेंगे हम लोग कि इसको एक नहीं कहेंगे। जब हम अकेले, इंडिविजुअल मतलब होता है अकेले की बात करेंगे तब तो हम कहेंगे बर्थ, लेकिन जब हम पूरे के पूरे पॉपुलेशन की बात करेंगे उस चीज को हम लोग कह देंगे बर्थ रेट। क्या कहेंगे बच्चों, बर्थ रेट बोल देंगे। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, मतलब पैदा होने की दर। मतलब अब जैसे मान लीजिए पूरे भारत में बात करें तो किसी के घर पे तो एक ही बच्चा हुआ होगा, है भाई, एक के घर पे एक हुआ, एक के घर पे, लेकिन एक दिन में पूरे भारत में कितना हुआ, ये होता है बर्थ रेट। इतना हमको लगता है आपको समझ में आ गया है। अच्छा फिर क्या है सर, तो बर्थ रेट में हमारी एनसीईआरटी सीधे सीधे क्या कह रही है, बर्थ रेट में कह रही है इसका डिफिनीशन कि इट इज इंक्रीज इन, इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा। बर्थ रेट का डिफिनीशन क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके बोर्ड में आ जाए तो इट इज इंक्रीज इन, कहां इंक्रीज भैया, इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल कह रहा है, इट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर कैपिटा। सर ये क्या चीज है, पर कैपिटा, इसको तो हम कभी पढ़े ही नहीं है। पर कैपिटा इन पर यूनिट टाइम। अच्छा ये क्या है, अभी आपको बड़े आराम से समझा रहे हैं, लेकिन तब तक आप लोग इतना लिख के हमारी वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद करिएगा। कह रहा है इट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर कैपिटा इन पर यूनिट टाइम। अच्छा ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद यही लगभग बायो का एकमात्र चैप्टर है जिसमें हर टॉपिक में कुछ फॉर्मूला है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। तो इसका फॉर्मूला भी होता है बच्चों, तो आप लोग लिख लीजिएगा। बर्थ रेट को हम शॉर्ट में BR लिख दे रहे हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। बर्थ रेट कहता है इंक्रीज अपॉन पर कैपिटा। सर ये क्या है, बार बार पर कैपिटा आप बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं। अच्छा इंक्रीज में हमेशा कहता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या चीज है, आइए समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। जैसे भैया, अच्छा इसको आप लोग याद रखे रहिएगा, इसीलिए हैशटैग बना दिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा फिर क्या है सर, तो देखिए कह रहा है, अगर एक क्वेश्चन के माध्यम से समझें तो सीधे सीधे कह रहा है कि मंडे को, कह रहा है मंडे को एक घोंसले में 10 बटरफ्लाई थी, मंडे को एक घोंसले में 10 बटरफ्लाई थी, लेकिन हुआ क्या कि उसी सेम घोंसले में सैटरडे को, भैया क्वेश्चन है, इसको तोड़ तोड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ठीक। लेकिन उसी घोंसले में सैटरडे को हमको 12 बटरफ्लाई दिखी, हमको 12 बटरफ्लाई दिखी। पूछ रहा है व्हाट इज द बर्थ रेट, व्हाट इज द बर्थ रेट, इसको आप लोग बताइए। यही क्वेश्चन दिया गया है, अगर आएगा तो ऐसे ही आएगा बोर्ड में, और अगर आएगा तो इससे टफ नहीं आएगा। नीट में लगभग इसी से मिलता जुलता या यही क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन उठाया है वो फर्जी ना हो करके हमने सीधे सीधे कहां से उठाया है, इंपॉर्टेंट PDF से, इंपॉर्टेंट नोट्स से, इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस से। तो आप लोग परेशान ना होइएगा। अच्छा ये इसको समझते हैं, तो देखिए सीधा सीधा इसमें कह क्या रहा है, इनिशियली हमको कितना देखने को मिला, शुरुआत में
शुरुआत में हमारे पास था 10 बटरफ्लाई, ठीक, 10 BF, अब बॉयफ्रेंड वाला नहीं, 10 बटरफ्लाई, ठीक। उसके बाद में क्या हुआ, फाइनली हमारा क्या हुआ, फाइनल हमारे पास जो आया सैटरडे को वो हो गया क्या, 12 बटरफ्लाई, ठीक। अच्छा क्या कह रहा है, कह ये रहा है ये चीज कि कितना, कह रहा है कितना ज्यादा बर्थ रेट हुआ, तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए हमको करना क्या है, फाइनल, कह रहा है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 12 माइनस 10, यही तो कह रहा है, 12 माइनस 10 अपॉन पर कैपिटा। अब पर कैपिटा मतलब होता है टोटल हमने कितना लिया है, टोटल हमने कितना लिया है, तो टोटल हमें कितना देखने को मिला, टोटल हमारे पास कह रहा है मंडे को 10 था और सैटरडे को 12 हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में जो टोटल होगा उसे हम देखेंगे, फाइनल में नहीं देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, स्टार्टिंग में जो टोटल होगा उसे देखेंगे, जो बढ़ गया है 1 2 उसे नहीं देखेंगे। तो कितना होगा, अपॉन हो जाएगा 10, मतलब कि कितने टोटल बढ़े हुए हैं, इसी को कहते हैं पर कैपिटा। तो कंडीशन क्या होगा, सीधे सीधे हो जाएगा 2/10, मतलब हो जाएगा क्या, 2 1 जा 2 2 5 जा, मतलब क्या हो जाएगा 0.2 BF या 0.2 इंडिविजुअल। अगर एक एक की बात करेंगे तो कितना बढ़ा, 0.2 इंडिविजुअल बढ़ा है। अच्छा इंडिविजुअल कैसे, मतलब एक बटरफ्लाई, कह रहा है 10 पे कितना बढ़ा है, टोटल कितना हमने लिया पर कैपिटा 10, तो 10 बटरफ्लाई पे टोटल कितना बढ़ा है 0.2, कितना बढ़ा 0.2 बटरफ्लाई बढ़ा, और यही हमें इसमें एक्सप्लेन करना है, यही हमें दिखाना है। तो ये सीधा सीधा हमारा क्या आ गया है, हमारा आंसर। अच्छा इसे डिनोट कैसे करेंगे, तो इसको आप लोग इस हिसाब से कर लीजिएगा, कैसे कह रहा है, इसको दिखाने का एक तरीका होता है, इसको आंसर लिखने का एक तरीका होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर 0.2 बढ़ा तो आपको लिखना है 0.2 इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कितना बढ़ा, पर मतलब होता है अपॉन, ठीक, पर कितने में, पर बटरफ्लाई, किस कौन चीज बढ़ रहा है, बटरफ्लाई बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ा मतलब 0.2 इंडिविजुअल, किस में बढ़ रहा है, पर बटरफ्लाई, और कितने टाइम में बढ़ रहा है, कितने टाइम में बढ़ रहा है, हमको लिखना है पर वीक, क्योंकि यहाँ कितना टाइम दिया है, हम संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की बात कर रहे हैं, तो आपको इसी तरह से एक्सप्लेन कर देना है। अगर एक बार जल्दी से हम लोग देखें तो हमने बस इतना ही कहा है भैया, अभी तक और कुछ नहीं कहा, कि अगर हम बर्थ रेट की बात करें तो हम क्या करेंगे, बर्थ रेट मतलब होता है इंक्रीज अपॉन पर कैपिटा, इंक्रीज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। हमें क्वेश्चन दिया गया था क्या, मंडे को 10 था, सैटरडे को 12 हो गया, बताइए बर्थ रेट। हमने क्या किया, यही फॉर्मूला रख दिया, फाइनली हमें कितना दिया गया था, फाइनली 12 था, स्टार्टिंग में 10 था, हमने अपॉन 10, जो कि पर कैपिटा टोटल कितना था 10 में ही से तो बढ़ा था, तो हमने कर दिया, हमारा आ गया 0.2। अब ये जो 0.2 आया 1 पे आया, मतलब 10 पे कितना बढ़ा, तो 10 पे 0.2 बढ़ा है, वही हमें लिखना है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है जो हमारी एनसीईआरटी हमसे कहती है, हमारा होगा टोटल इंक्रीज, टोटल इंक्रीज पर, सीधे सीधे क्या, पर कैपिटा, टोटल इंक्रीज पर कैपिटा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में बढ़ा है, क्या चीज बढ़ा है और कितना इंक्रीज हुआ। तो 0.2 इंडिविजुअल बढ़ा है, क्या चीज बढ़ा है भैया, पर कैपिटा, तो बटरफ्लाई बढ़ा है। अगर और अच्छा लिखना हो तो 10 लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ 10 में बढ़ा था, और कितने वीक में, 1 वीक में। तो इतना आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर देखिए बच्चों, अगला हमारा फैक्टर क्या होगा, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे हमारा होगा डेथ रेट, डेथ रेट। भाई देखिए, अगर इंडिविजुअल के लिए सीधा सीधा वही फंडा होगा, अगर इंडिविजुअल के लिए हम लोग कहेंगे तो कहेंगे क्या, डेथ, मतलब भैया उनकी दुखद मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, ये दुखद खबर है, लेकिन अभी उनकी बात हो रहा है, मतलब कोई ये, लेकिन पूरे पॉपुलेशन में तो दिन भर में पता नहीं कितने लोगों की, बेचारों की मृत्यु हो रही है। तो अगर हम पूरे पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हम डेथ टर्म ना यूज करके हम लोग यूज करेंगे डेथ रेट, मतलब कितनी रेट में मृत्यु हो रही है, रेट मतलब दर, मतलब कितनी ज्यादा, कितनी संख्या में डेथ हो रही है, उसे हम लोग कहते हैं डेथ रेट। अच्छा ठीक से इसको थोड़ा जल्दी समझाइए, आइए समझते हैं। कह रहा है इसको हम लोग समझेंगे कैसे, इसका डिफिनीशन क्या है, तो सीधा सीधा वही है क्या, इसको सीधा सीधा समझने का उसमें क्या था, उसमें था टोटल इंक्रीज, इसमें हो जाएगा टोटल डिक्रीज, क्या हो जाएगा, टोटल डिक्रीज
पर इंडिविजुअल या पर कैपिटा, और उसके बाद क्या होगा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। मतलब कि उसमें हमें देखना था सीधे सीधे, मतलब बर्थ में हो रहा था इंक्रीज और डेथ में क्या होगा डिक्रीज। भाई जाहिर सी बात है, कोई बच्चा घर में नया पैदा हुआ तो एक सदस्य जुड़ गया, किसी की मृत्यु हो गई तो वो घट गया, मतलब सीधे सीधे यहाँ पे क्या होगा डिक्रीज। अच्छा, हमसे एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन आइए समझते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमसे क्या कहता है, देयर इज टोटल 36 लोटस इज नोटिस इन अ पॉन्ड आफ्टर 4 ऑफ इट वाज प्लक्ड इन अ वीक। कह रहा है पहला चीज तो हमें इसमें देखना है टाइम। टाइम हमारे क्वेश्चन में बोल दिया वीक, मतलब एक हफ्ते की बात है, ठीक। इनिशियल वैल्यू हमारी क्या दी गई है, इनिशियल वैल्यू हमसे कह रहा है कि किसी तालाब में 36 कमल के फूल थे, लेकिन कोई बाग का जो माली था उसने हमें बताया कि सर सिर्फ 36 ही नहीं थे, इसमें से कोई आदमी आया था और उसने 4 लोटस तोड़ा था, 4 लोटस तोड़ा था, तो 36 प्लस 40 मतलब फाइनल कितनी वैल्यू होगी 40 लोटस। अब हमें सीधे सीधे हमें फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला क्या होगा डेथ रेट का, बिल्कुल वही फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या होगा, उस जगह था इंक्रीज, इसमें क्या होगा डिक्रीज अपॉन पर कैपिटा, डिक्रीज अपॉन पर कैपिटा। हम लोग सीधा सीधा कर देंगे 40 माइनस 36 अपॉन टोटल कितना लोटस है, टोटल लोटस है 40, तो आ जाएगा 4 अपॉन 40 मतलब 1 अपॉन 10 मतलब 0.1 लोटस। कितना लोटस आया 0.1 लोटस। अब हम लोग इसको दिखाएंगे कैसे, सीधा सीधा हमारा लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा है भैया, सीधा सीधा लिखा गया है, हम क्या लिख सकते हैं 0.1 इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल यहाँ पे क्या है एक कमल का फूल, तो ये है 0.1 इंडिविजुअल पर कैपिटा। टोटल कितने लोटस थे, टोटल कितने लोटस थे, तो टोटल 40 लोटस थे। पर कैपिटा टोटल कितना था, अपॉन कितने टाइम में हुआ, तो टाइम हमने पहले ही लिख दिया था इन वीक, इन 1 वीक। ये आ गया हमारे डेथ रेट का आंसर। अगर आपको निकालना हो तो आप सीधे सीधे ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत छोटा सा ट्रिक है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक। अच्छा ठीक सर, इसको हम लोग नोट कर ले रहे हैं, आप जल्दी जल्दी अगला पढ़ाइए, तो आप नोट करिए, हम आपको अगला पढ़ाते हैं। तो देखिए भैया अगला टर्म हमारा क्या होगा, अगला हमारा जो तीसरा होता है वो होता है क्या सेक्स रेशियो। ये क्या है सर, सेक्स रेशियो क्या कहता है कि अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, मतलब किसी एक अकेले व्यक्ति की बात करेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि या तो वो मेल है, और बायो में मेल के लिए ये वाला सिंबल लगाया जाता है, और या तो हम लोग कहेंगे कि वो एक फीमेल मतलब लड़की है, और लड़की में बायो के लिए गोले के नीचे प्लस वाला सिंबल लगाया जाता है। तो इंडिविजुअल में भाई कोई पति पत्नी है तो हम लोग क्या कहेंगे, पति जो है वो लड़का है, पत्नी जो है वो लड़की है, जाहिर सी बात है, यही तो है सेक्स रेशियो, यही तो सेक्स है। उनका लिंग क्या है, वो क्या है, लड़के हैं कि लड़की है, यही है सेक्स। लेकिन अगर हम पूरे पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हम इस तरह से नहीं कहेंगे, हमें सीधे सीधे क्या कहना होगा, अगर हम पूरे पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ का सेक्स रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो क्या है। तो सेक्स रेशियो की डिफिनीशन क्या होती है कि अ सेक्स रेशियो इज अ रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल इन अ पॉपुलेशन। मतलब कह रहा है भैया कि जो चीज कम होता है, सेक्स रेशियो की हमारी डिफिनीशन क्या होती है, सेक्स रेशियो कहता है टोटल नंबर ऑफ फीमेल या टोटल नंबर ऑफ लेस इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ लेस इंडिविजुअल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोर इंडिविजुअल। मतलब सर ये क्या है, थोड़ा सा हमको और अच्छे से समझाइए। देखिए कह रहा है भैया कि टोटल नंबर ऑफ लेस इंडिविजुअल पर टोटल नंबर ऑफ मोर इंडिविजुअल का मतलब ये होता है कि जिस पॉपुलेशन में जो चीज कम है उसे हम ऊपर लिखेंगे, जो चीज ज्यादा है उसे हम नीचे लिखेंगे। अच्छा कभी कभी गांव में क्या होता है, बर्थ होने से पहले, मतलब जब एक मदर प्रेग्नेंट रहती है तो बच्चे को जन्म देने से पहले ही क्या करते हैं, जिनके यहाँ 4 लड़की 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 हो गई है, वो लड़के के चक्कर में क्या करते हैं, बच्चे को क्या करते हैं, उसको क्या करेंगे, उसका एबॉर्शन
अबॉर्शन करवा देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लड़कियों की संख्या कम हो जाती है, लड़कों की ज्यादा हो जाती है। और यही सीधा सीधा इसमें हमें लिखना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल, अगर इसको हम इस तरह लिखें, टोटल नंबर ऑफ फीमेल पर टोटल नंबर ऑफ मेल, तब भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यही हमारे समाज की सच्चाई है कि अगर लड़के 1000 है, एग्जाम्पल में अगर लड़के 1000 हैं तो लड़कियां उसमें से ज्यादा 980 होंगी। मतलब लड़की का तो काम ठीक है, लड़का भी इसको कुंवारे रह जाएगा, अब वो घूमे बाबा बन के, उसका कोई जुगाड़ लगेगा नहीं। भाई यही होगा, जब लड़की कम है तो कहाँ कैसे काम होगा भाई, शादी उदित करना ही है ना सबको, क्योंकि उसी में सब परेशान है। अगर मान लो लड़की कम है क्या करेंगे, अब एक लड़की से 4-5 लोग तो शादी कर नहीं सकते, यही सेम कंडीशन होगा। तो जहां भी गर्ल्स की पॉपुलेशन कम होगी, मजाक को एक किनारे करते हुए, वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत देखने को मिलेगा। अगर लड़कों की भी पॉपुलेशन कम हो जाए तब भी दिक्कत होगा भाई, लड़कियां वैसे रह जाएंगी। जैसे केरला में एक बार क्या हुआ था, केरला में लड़के बेचारे कम हो गए थे। फिलहाल तो ये लड़की का केस है, लेकिन केरला में एक बार लड़के कम हो गए थे, तो हर जगह हर साल लगभग पर 1000 बॉयज पे पर 1000 गर्ल्स का रिपोर्ट आता रहता है। इसे हम लोग कहते हैं सेक्स रेशियो। आप लोग इसको समझ गए होंगे, अब अगला हम लिखवाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अच्छा सर, आप बार बार कह रहे हैं नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसे नोट भी करना है क्या? हाँ भैया, इसे नोट ना करिए, आप लोग इस सीरीज के लिए एक स्पेशल कॉपी बना लीजिए, और जितना आपको लिखवाते चले उतना आप लिखते चलिए, मजा आ जाएगा। ठीक, अच्छा, चौथा फैक्टर होता है एज डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, कह रहा है हमारे समाज में एज को 3 भाग में बांटा गया है। एक है छोटे बच्चे, फिर उनके मम्मी पापा, और फिर उनके दादा दादी। तो किस प्रकार से बांटा गया है, जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि इसको पूरी स्लाइड भरना पड़ेगा तो आराम से लिखेगा, इस किनारे से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज। प्री रिप्रोडक्टिव एज मतलब अभी जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, मतलब इसे हम लोग कहते हैं बिलो 15 ईयर। जो लड़के 15 साल से कम है उनका कितना है, एक किसी समाज में नंबर, दूसरे नंबर पे आएंगे उनके मम्मी पापा। जो रिप्रोडक्शन करने लायक है तभी तो मम्मी पापा बने हैं, तो रिप्रोडक्टिव एज में कितने लोग हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं कितना, 15 से लेके करीब 45 साल के बीच में जो कम्युनिटी है। और तीसरा क्या है, जो इसके ऊपर है उन्हें हम लोग कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, कि किसी भी समाज में इन लोगों वृद्ध जनों की संख्या कितनी है जो 45 के ऊपर हो गए हैं। यही एक कंडीशन कहलाता है। यही हमारा क्या होता है भैया, यही हमारा होता है क्या, यही कंडीशन कहलाता है एज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें कुछ ग्राफ आता है, एनसीईआरटी कहती है 3 प्रकार का इसमें ग्राफ देता है। 3 प्रकार का ग्राफ कैसे देता है, 3 प्रकार का ग्राफ देता है। सबसे पहला ग्राफ देता है जिसका नाम है ए, इसका नाम है एक्सपेंडिंग ग्राफ। सर ये क्या है, एक्सपेंडिंग ग्राफ क्या है सर, प्लीज हमको समझाइए। देखिए, एक्सपेंडिंग ग्राफ और कुछ नहीं होता है, ऐसी जगह जहां पे सबसे ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव है, फिर रिप्रोडक्टिव है, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। क्या चीज, ऐसी जगह, थोड़ा अगर इसको ऊपर बनाए अच्छे से, तो सबसे ज्यादा बच्चे हैं, उसके बाद युवा वर्ग है, उसके बाद बुढ़े लोग हैं, तो नीचे हुए प्री रिप्रोडक्टिव, फिर हुए रिप्रोडक्टिव एज के लोग, और फिर हुए पोस्ट वाले। अच्छा, इसमें हमको क्या दिख रहा है, ये कुछ ट्रायंगल शेप का ग्राफ दिख रहा है ना, इसीलिए देख भाई ट्रायंगल ही तो है, अगर इसको ऐसे जोड़े, इसको ऐसे, तो ये ऐसे ही तो कुछ आएगा ऐसे, तो इसीलिए इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं पिरामिड शेप ग्राफ। तो पेपर में आएगा कि पिरामिड शेप ग्राफ कौन सा होता है, तो बता देना एक्सपेंडिंग ग्राफ। क्या, पिरामिड शेप ग्राफ, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, ये किस जगह हमको, किस कम्युनिटी में देखने को मिलता है, तो जहां पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को फॉलो नहीं किया जाता, जहां पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को फॉलो नहीं किया जाता। अच्छा सर, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या होता है, हमारी सरकार कहती है कि भैया हम 2 और हमारे 2, कि हमारे 10 नहीं हमारे 2,
हमारे दो, मतलब मान लीजिए ये है मम्मी, ये है पापा, ये था मेल, ये थी फीमेल, इन्होंने रिप्रोडक्शन किया, इनके एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। अब क्या कंडीशन हुआ, जब ये दोनों बेचारे निपट जाएंगे तो ये दोनों उनके जगह रहेंगे, ठीक। तो दो चले गए, दो फिर बचे, 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 तो इनका लेवल हमेशा मेंटेन होता रहेगा। इसीलिए क्या कंडीशन होगा, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम दो हमारे दो। लेकिन यहाँ बच्चे ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव वाले कम है, मतलब इनके यहाँ एक एक लोग के यहाँ कम से कम 3 3 4 4, यहाँ 2 बेटे 2 बेटी हैं, तब ये वाला ग्राफ आएगा, ठीक। तो इसलिए ये वाला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भाई देखो जमीन पे वैसे ही, मतलब पृथ्वी पे वैसे ही जमीन कम हो जा रही है, और ज्यादा लोग रिप्रोडक्शन करेंगे तो लोग रहेंगे कहाँ, का बर्बाद हो जाएंगे ना, तबाही आ जाएगी भाई, तबाही, ठीक। अच्छा फिर सर आप तो थोड़ा डरा भी दे रहे हैं, नहीं डरा नहीं रहे, हम आप लोगों को बता रहे हैं, बाकी तो जो हो गया वो हो गया, ठीक। फिर देखिए उसके बाद दूसरे नंबर का होता है स्टेबिलाइजिंग ग्राफ। अच्छा इसका नाम सुन के ही लग रहा है कि सब स्टेबल होगा, स्टेबिलाइजिंग ग्राफ। इसमें क्या कहता है, स्टेबिलाइजिंग ग्राफ वाला जो है वो ये कहता है भैया कि कंडीशन क्या होगा, ये जो ग्राफ है हमारा, इसमें कहता है कि जितने ज्यादा, जितने बच्चे उतने ही लगभग रिप्रोडक्टिव एज वाले और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले कम है। अच्छा इसका क्या कंडीशन हुआ, जितने लगभग बच्चे हैं, जितने प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं, जितने प्री वाले, उतने ही इन दोनों को अगर हम एक कर दें, ऊपर थोड़ा सा कम दिखाए हैं लेकिन तब भी यहाँ पे काम ठीक चल रहा है, जितने बच्चे हैं उतने ही लगभग इनके मम्मी पापा, मतलब ये जो फैमिली प्लानिंग को फॉलो कर रहे हैं। और ये हो जाएगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाला, ऊपर वाला। अगर इसको थोड़ा अच्छे से बना ले तो सीधा आप लोग ऐसे कॉपी में बनाइएगा, प्री वाला और रिप्रोडक्टिव वाला बराबर कर दीजिएगा, पोस्ट वाला छोटा कर दीजिएगा। अच्छा इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग ग्राफ। अच्छा इन्होंने फॉलो किया, इन्होंने फॉलो तो कर लिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को, ठीक, लेकिन इनके यहाँ दवाई नहीं है, इनके यहाँ मेडिकल की सुविधा नहीं है, इसीलिए बेचारे जितने बुढ़े हैं पोस्ट वाले वो सब जल्दी जल्दी निपट जा रहे हैं। तीसरी चीज क्या होगा, तीसरा चीज ये हो जाएगा भैया कि इस पे एक क्वेश्चन तगड़ा बनता है कि ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव मतलब बच्चे और रिप्रोडक्टिव एज वाले, इनका जो एज ग्रुप है ये लगभग बराबर होता है, तो कह दीजिएगा स्टेबिलाइजिंग ग्राफ। और सबसे कम क्या होगा, सबसे कम होगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सर जी राइटिंग थोड़ा ठीक बनाइए, देखिए जल्दी हमको कंप्लीट करवाना है, आपको लिखने से मतलब है, जितना बोल रहे हैं उतना आप लिखिए, कंप्लीट करिए। राइटिंग देख के क्या करेंगे, कौन सा हमें बोर्ड में बैठना है, आपको बैठना है ना, तो आप लोग वीडियो को आराम से देखिए, हम थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं। और तीसरा हमारा जो क्वेश्चन आता है इसमें, वो तीसरा नंबर का हमसे क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर 3 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, कहता है भैया एक होता है तीसरा डिक्लाइनिंग ग्राफ। डिक्लाइनिंग ग्राफ, ये जो लोग होते हैं डिक्लाइनिंग में जो आते हैं, मतलब ये आधे दिमाग के होते हैं, इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ जो रिप्रोडक्टिव एज में है वो मस्त है, लेकिन ये कहेंगे कि बच्चे एक ही अच्छे, 2 नहीं 1, और उसके बाद ऊपर भी निपट गए, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। इसका क्या कंडीशन है, इसका कुछ नहीं कंडीशन है। ये है प्री रिप्रोडक्टिव, ये है रिप्रोडक्टिव, ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अच्छा ये कैसा ग्राफ है, ये अगर हम देखें तो हमको कुछ इस प्रकार से लग रहा है, जैसे बचपन में हम लोग गाँव में मटकी उटकी देखते थे, कलश वलश देखते थे, वैसे ही तो है। नीचे चपटा है, नीचे चपटा है, ऊपर चपटा है, बीच में मोटा है, इसीलिए इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं अर्न शेप, URN। अर्न मतलब कलश होता है, याद रखे रहिएगा, बुलाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है इसमें। इसका एक कंडीशन ये है कि ये अमेरिका में जितनी डेवलप्ड कंट्रीज है वहां होता है इस तरह का। भाई वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ज्यादा पैसा नहीं है तो हम ज्यादा बच्चा नहीं पैदा करेंगे, बहुत पैदा करेंगे तो एक, क्योंकि एक ही बच्चे को पढ़ाने में बड़ा खर्चा है। तो जितनी डेवलप्ड कंट्री है वहां खर्चा ज्यादा है, तो उनके मम्मी पापा का भी कोई दोष नहीं है, लेकिन ये भी पॉपुलेशन हमेशा ठीक नहीं रहता, इसमें भी बहुत दिक्कत होती है। तो बच्चे 2 ही अच्छे, ना 1 अच्छे, ना 10 अच्छे, 2 ही अच्छे बाएं। उसके बाद देखिए इसका भी एक आप देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट टर्म जो इसका होगा, इसमें सबसे ज्यादा कौन है, इसमें है रिप्रोडक्टिव, रिप्रो के बाद होगा प्री,
और प्री के बाद होगा पोस्ट। तो इसका आप लोग बनाइएगा तो ऐसे बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। अच्छा ठीक। अच्छा इसके पहले जो स्टेबिलाईजिंग वाला ग्राफ समझाए थे, जिसमें हमने कहा था कि बच्चे भी बराबर हैं और मम्मी पापा भी बराबर हैं, बुढ़े बेचारे कम हैं, उनका ग्राफ कुछ ऐसा था। तो आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो, अगर मंदिर में सब लोग जाते हैं हम लोग, तो मंदिर में ऐसे लटकता रहता है एक घंटा पंडित जी का, जो घंटी होती है, घंटा बेल जिसे हम लोग बेल कहते हैं, उसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है, यही घंटी होती है, बजा देते हैं। तो ये जो हमारा शेप है इसे हम लोग कहते हैं बेल शेप, BELL, बेल मतलब घंटी। तो इसमें देखो, इसमें लगभग ये बराबर है, ऊपर वाला जो है वो कम है, इसीलिए एनसीईआरटी स्टेबलाइजिंग ग्राफ को कहती है बेल शेप ग्राफ। तो बेल शेप ग्राफ अगर कभी आए तो बता दीजिएगा, और कुछ नहीं है, स्टेबलाइजिंग वाला ग्राफ हमारा होता है। तो फिलहाल बच्चों ये वीडियो जो है हमारी ये थोड़ी ज्यादा लेंथी हो रही है, तो आपको हम पॉपुलेशन डेंसिटी और लास्ट में जो 2 ग्राफ बचा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। इस वीडियो में यहीं तक हम आपको पढ़ाएंगे। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के 4 टॉपिक देखा। सबसे पहले बर्थ रेट मतलब टोटल नंबर ऑफ इंक्रीज पर कैपिटा पर टाइम, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, डेथ रेट में टोटल नंबर ऑफ डिक्रीज पर कैपिटा पर टाइम। कैपिटा क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1000 में 1000 में 1, तो जो एक आदमी है वो क्या है, वो है इंडिविजुअल। पर कैपिटा मतलब टोटल कितने थे उसमें जो गिनती कर रहे हैं यही है पर कैपिटा, ठीक। उसके बाद तीसरा सेक्स रेशियो, लगभग हमने देख लिया मेल फीमेल का नंबर कितना है, लगभग बराबर होना चाहिए, 1000 पे 1000, नहीं तो कुछ लोग वही रह जाएंगे जो हमने बताया था। और अंत में हमने देखा क्या, यहाँ पे एज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसके ग्राफ को याद रखिएगा। फिर बता रहे हैं नोट्स अगर आपको नहीं है मान लीजिए डिस्क्रिप्शन में, तो आप कमेंट मारिए, तुरंत आपको नोट्स मिलेगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ना ही लाइक करना है, ना ही सब्सक्राइब करना है, ना ही कमेंट करना है, अगर सब ओके है, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा अपने यार दोस्त में। तब तक के लिए ओके बाय।